जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज फिर से एक नया करंट अफेयर आपके सामने हाजिर है। बात यह है कि वर्तमान समय में आपको पता होगा कि भारत देश में उपराष्ट्रपति का पद खाली है और पद खाली है तो आपको इस देश में चुनाव करवाना पड़ेगा। तो इस चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है कि भारत में जितने भी चुनाव होते हैं वही सब करवाते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे देश में देखिएगा कि अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली है दोस्तों। ठीक है, उपराष्ट्रपति अर्थात वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली है। अब इसमें क्या हुआ है कि हमारे देश में जो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी पार्टियां वो अर्थात एक हो गई एनडीए। ठीक है, ये पार्टियों का समूह है। उसी प्रकार एनडीए ब्लॉक भी क्या है? एक बड़ी बड़ी पार्टियों का समूह। उसमें कांग्रेस है और भी अदर पार्टियां हैं और एनडीए में कौन है? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। तो एनडीए के द्वारा, ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के लिए किनको खड़ा किया गया दोस्तों? तो सीपी राधाकृष्णन जी को खड़ा किया गया है, जो कुछ समय पहले झारखंड के राज्यपाल भी बने थे। ठीक है, उसी प्रकार एनडीए ब्लॉक, ठीक है, यानी अर्थात जो हमारे जो विपक्ष है उनके द्वारा बी सुदर्शन रेड्डी जी को उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया गया है। ये तो एक करंट अफेयर का बात हो गया कि हाँ भैया इनको खड़ा किया गया है। लेकिन अब हमारे देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया है, संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था की गई है, उसका चुनाव कैसे होता है, हम सारी चीज़ों को हमारे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप जुड़े रहिएगा, कहीं भागना नहीं है। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग स्लाइड कर लेते हैं ताकि, क्योंकि नीचे ही डाटा सारा लिखा हुआ है। देखिए चलिए, तो हम लोग नीचे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं कि चुनाव कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए क्या कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति अर्थात वाइस प्रेसिडेंट है उसके लिए संविधान में आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक की चर्चा की गई है। ये भाग 5 में आता है। कहाँ आता है दोस्तों? आप अगर संविधान का पार्ट 5 पढ़िएगा, तो आपको क्या मिलेगा? एक आर्टिकल में एक आपको अनुच्छेद मिलेगा, एक आपको सब ग्रुप मिलेगा 63 से लेकर 69 जो उपराष्ट्रपति पद के लिए बात करता है। इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 63, ठीक है, अर्थात 63। इसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। ठीक है, हमारे देश में क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति का पद होगा जो कि अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। उसी प्रकार आर्टिकल 64 क्या बोलता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति, अर्थात जो भी इस देश का उपराष्ट्रपति होगा वो क्या रहेगा? इस देश का जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा, अर्थात वाइस वर्सा। यानी कि आप मान लीजिएगा आप किसी के पिताजी हैं, ठीक है, किसी बच्चे का आप पिताजी हैं, तो अब ऑब्वियसली आप किसी के पति जरूर होंगे। ठीक है, तो उसमें यही है कि यानी पदेन होना होता है। ठीक है, अर्थात जो भी इस देश का उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा? राज्यसभा का सभापति भी होगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं पदेन बोलते हैं। ठीक है ना, यानी एक के साथ एक मुफ्त मिल जाना। ठीक है, चलिए अच्छा, आगे आता है आर्टिकल नंबर 66। 65 इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है उसमें बता देते हैं। आर्टिकल 65 में है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है ना, यानी उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करने की शक्ति दी जाती है कि वो कैसे कार्य कर सकता है। ठीक है, वो 6 माह के लिए रहते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए मेन बात करना है चुनाव कैसे होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है चुनाव। तो आर्टिकल 66 बोलता है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है, उसके बारे में बात की गई है। तो आज हम उसी को डिटेल करने वाले हैं। इसमें टोटल 3 प्रमुख बातें हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चुनाव में 3 प्रमुख बातें आती हैं। पहली बात आती है योग्यता की, अर्थात जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाह रहा है उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो टोटल एक छोटी मोटी योग्यता है, टोटल 4 योग्यता है। पहला, वो भारत का नागरिक होगा। दूसरा, उसकी 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए और वो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। ठीक है, उसके पास राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता के लिए बहुत सारा हो सकता है। एज की बात करें तो राज्यसभा का सदस्य बनने की उम्र की आवश्यकता कितनी है? 30 साल है। ठीक है ना, उम्र की आवश्यकता कितनी है? 30 साल है। लेकिन इसके अलावा हमको और कुछ चाहिए। ठीक है, अच्छा, अंत में हो गया लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो अगर आप चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े तो 4 चीज़ें आपको पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा क्या है ना दोस्तों, अगर आप चुनाव सचमुच लड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको 2 कंडीशन और पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, पहला कंडीशन है कि आपको आरबीआई में 15,000 जमा करवाना पड़ेगा, जमा राशि। ठीक है, 15,000 जमा करवाना पड़ेगा। और एक बात इसमें ये कहा गया है कि हमको 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 अनुमोदक चाहिए। ठीक है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। ये जो प्रस्तावक और जो अनुमोदक हो गए ना, ये दोनों कौन होंगे दोस्तों? तो ये एमपी होंगे। कौन होंगे दोस्तों? तो संसद के सांसद होंगे। संसद के कौन होंगे दोस्तों? सांसद होंगे, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। और ये 20 प्रस्तावक अलग होंगे और 20 अनुमोदक अलग होंगे। 20 प्रस्तावक जो आपके नाम को प्रस्तावित करेंगे कि हाँ ये आदमी सही है, इसको हम प्रस्तावित करना चाहते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए।
और 20 ऐसे लोग होंगे जो आपके नाम पर क्या करेंगे, मुहर लगाएंगे कि हाँ भैया हम गारंटी दे रहे हैं कि ये सही आदमी है। ठीक है, जब आप इतना क्वालिफिकेशन आप पूरा कर लीजिएगा तो आप फिर क्या हो सकते हैं, आप उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, जिन्हें निर्वाचक मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। मेरे को आप ये बताइएगा कि कुल सांसद कितने हैं। ठीक है, भारत में कुल सांसद कितने हैं। ठीक है, भारत में कुल सांसदों की संख्या कितने हैं। ठीक है, आप ये कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं कि कैसे होता है चुनाव। तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में जितने भी चुनाव होते हैं ना, अधिकतर ना वो तो प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन 2 ऐसे पद हैं। ठीक है, 2 से 3 ऐसे पद हैं जिसके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब बात करते हैं कि चुनाव कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमारे देश में चुनाव 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट चुनाव, ठीक है, और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट चुनाव को ही क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, डायरेक्ट इलेक्शन को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इलेक्शन को ही क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव, और इनडायरेक्ट इलेक्शन को क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसको बोल सकते हैं लव मैरिज। क्या बोलिएगा दोस्तों, इसको बोलिएगा आप लव मैरिज, और इसे आप क्या बोलिएगा, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, लव मैरिज का तात्पर्य ये होता है कि आप खुद किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, फिर वही आपके जीवन को क्या कर देती है, सत्यानाश कर देती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लव मैरिज। तो प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, जनता के द्वारा जब अपने प्रतिनिधि को सामने से चुना जाता है। ठीक है, यानी कि जनता खुद चुनती है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट चुनाव उसको बोलते हैं जहां पर आप नहीं चुनते हैं, बल्कि आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अब बताइएगा कि आप यहाँ पर ए नामक एक व्यक्ति है, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, वो एमपी और एमएलए का चुनाव करेगा। ठीक है, एमपी और एमएलए का चुनाव करेगा। तो जब आप एमपी और एमएलए का चुनाव करते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। क्यों, क्योंकि आप खुद क्या कर रहे हैं, सामने से एमपी और एमएलए का चुनाव कर रहे हैं। लेकिन यही एमपी और एमएलए क्या करते हैं, आगे चलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का भी चुनाव कैसे होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष होता है। वहाँ पर आप भाग लेने नहीं जाते हैं, बल्कि आप क्या करते हैं, आप एक अपना व्यक्ति चुन लिए हैं, एमपी और एमएलए चुन लिए हैं, और वो एमपी और एमएलए की मिलकर किसको चुनता है, एक राष्ट्रपति को चुनता है। तो बताइए यहाँ पर दोहरा हो गया कि नहीं हो गया, तो अप्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, आप सामने चुनने नहीं गए, बल्कि आपके द्वारा आपका जो प्रतिनिधि है वो किसी एक व्यक्ति को चुन रहा है राष्ट्रपति पद के लिए, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो भारत में जितने बड़े बड़े पद हो गए, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, उसके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्योंकि पूरी देश की जनता इसको चुनाव नहीं कर सकती, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए, अच्छा इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए, कि इसमें कौन सी विधि अपनाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। अगर यहाँ से बात फिसल गया तो निकल जाएगा दिमाग से। ठीक है, कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा तरीका लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति के समान, ध्यान रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के समान चुनाव होता है। यानी जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है ना, वही सेम तरीका उपराष्ट्रपति पद के लिए भी अपनाया जाता है। तो कौन सा तरीका अपनाया जाता है, अर्थात तो वो तरीका का नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और इसको आम भाषा में अगर बोलिएगा तो वरीयता पर आधारित मतदान होता है। वरीयता पर आधारित क्या होता है दोस्तों, मतदान किया जाता है, और के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत का मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इसमें क्या होता है, गुप्त मतदान यानी हिडन वोटिंग होता है। तो टोटल 3 बात हो गई, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान। तीनों को जब मिला लेते हैं तो उसी के माध्यम से ही राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात याद ध्यान रखिएगा, गौर कीजिएगा यहाँ पर ना, कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है ना, तो इसमें एमपी के अलावा, ध्यान रखिए दोस्तों, एमपी यानी मेंबर के अलावा, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलावा एमएलए लोग भी भाग लेते हैं। अर्थात राज्य की विधानसभा भी भाग लेती है उप राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन जब देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो केवल एमपी लोग भाग लेता है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक बात याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में एमपी सिर्फ भाग लेता है, और राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी के साथ साथ एमएलए लोग भाग लेते हैं। ठीक है, बाकी कोई चीज़ में अंतर नहीं है, जो तरीका होता है सेम तरीका वही होता है। अभी हम लोग उसको देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व कैसे होता है, और एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, और गुप्त मतदान क्या होता है, एक साथ देखते हैं। इसके लिए हमको एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। हम मान लेते हैं कि कुल हमारे पास एमपी की संख्या, ठीक है, क्योंकि हमको अभी क्या बोले हैं कि संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं ना, तो मान लेते हैं कि मेरे पास कुल एमपी कितना है दोस्तों, 100 है। ठीक है, कुल एमपी कितना है, इसको हो सकता है 2-3 तरीके से हम समझेंगे।
कुल संख्या 100 है और मान लेते हैं कि 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, ए बी सी और डी, ठीक है ना। 3 लोग खड़े हो गए हैं, ए बी और सी, टोटल 3 लोग खड़े हुए हैं। अब बात यह है कि भैया तीनों में किसको उपराष्ट्रपति बनाया जाए। तो सबसे पहला क्या होगा, तो चुनाव का पहला नियम बोलता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी वरीयता के आधार पर मतदान करना। वरीयता का आधार पर मतदान करने का मतलब ये होता है कि आप ऐसा समझ लीजिए ना कि टोटल 3 लड़के हैं, ठीक है, इसको आम भाषा में समझिए ताकि आपको समझ में आसानी हो। 3 लड़के, ए बी और सी, 3 लड़के हैं और इनके सामने टोटल 100 लड़की का रिश्ता आया है, टोटल 100 लड़की का रिश्ता आया है। तो ये तीनों लड़के क्या करते हैं, बोलते हैं ठीक है 100 लड़की का रिश्ता आया है, लेकिन हम बताते हैं कि हम पहले किसको देखेंगे, हम किसको देखेंगे और किसको देखेंगे, ठीक है, इस प्रकार की बात की जाती है। तो ए नामक जो लड़का है वो बोलता है ना कि 100 जो लड़की है ना, इसमें से 100 लड़की में हम 35 लड़की ऐसी है ना, 35 लड़की ऐसी है जिसको हम पहले देखना पसंद करेंगे। ये दूसरी भाषा में समझते हैं, ठीक है, इसको और एक आसान भाषा में समझते हैं। चलिए आम भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि मान लेते हैं कि 100 MP, इसी को लेकर चलते हैं, थोड़ा सा हम घुमाना नहीं चाहेंगे, चलिए माफ़ी चाहेंगे, चलिए कि 100 MP है, ठीक है। तो 100 MP को चुनना है, इसी में से किसी एक को उपराष्ट्रपति बनाना है। तो अब क्या है ना, इनके पास वरीयता है कि वरीयता के आधार पर ये मतदान कर सकते हैं। तो कैसे मतदान करेंगे, तो 100 MP में से, ठीक है, 35 MP ऐसे हैं, 35 MP ऐसे हैं जिनकी वरीयता ए प्राथमिक स्तर पर है, अर्थात 100 MP में से 35 लोग ऐसे हैं जो ए को चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति बन जाए। पहली वरीयता मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस है, जो चाहते हैं कि ए राष्ट्रपति बन जाए। उसी प्रकार 100 गो में से कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, 100 गो में से कुल 45 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बी राष्ट्रपति बन जाए। उनकी प्रथम वरीयता कितनी है कि बी बन जाए, ठीक है, कितने लोगों की, 45 लोगों की। उसी प्रकार कुछ ऐसे लोग होंगे ना जिनकी वरीयता में सी पहले स्थान पर होगा। तो ऐसे कुल लोगों की संख्या 20 है। बात फिर समझिएगा, कुल MP टोटल 100 हो गए और 100 MP को द्वारा ही इन तीनों में से किसी एक को उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। तो इसमें क्या करना है, पहले आपको वरीयता देना है। वरीयता मतलब ये 100 क्या करेंगे, सबको मिलकर वोटिंग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सब ये 100 लोग मिलकर सभी 100 तीनों को वोटिंग करेंगे। जब ये तीनों को वोटिंग करते हैं ना, तो हम क्या पाते हैं कि 35 लोग ऐसे हैं ना जो ए को प्रथम वरीयता रखते हैं, ए को प्रथम वरीयता में रखते हैं, बोलते हैं कि नहीं भैया ए बनना चाहिए। 45 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बी को प्रथम वरीयता में रखते हैं और 20 लोग ऐसे हैं जो सी को प्रथम वरीयता में रखते हैं। अब बात सुनिए, इसमें एक बड़ा ट्विस्ट ये बात है ना कि उपराष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति चुना जाएगा जिसको 50% प्लस 1 मतदान मिलेगा, यानी जिसको 50% 1 मतदान मिल जाएगा वही राष्ट्रपति बनेगा। यानी कि इसको यहाँ पर देखिए टोटल 100 वोट है ना, तो 100 वोट का पहले 50% निकालिए, कितना निकलेगा, 50 निकलेगा और 50 में 1 जोड़िए, कुल कितना हो गया, 51। अर्थात जिस व्यक्ति को, इन तीनों में से जिस व्यक्ति को 51 वोट मिलेगा वो इस देश का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन जाएगा। किसी को तो मिला नहीं है। तो देखिए हम तो वरीयता दे दिए ना, हम तो वरीयता दे के कहानी ख़त्म कर दिए हैं। अब एक काम करते हैं ना कि अब देखिए किसी को 51 वोट नहीं मिला है तो कोई राष्ट्रपति नहीं बनेगा, लेकिन अभी इसमें एक और जादू है। अब कहा गया है कि भैया जब हम वरीयता के आधार पर मतदान कर रहे हैं ना, तो मतदान तो कर दिए, लेकिन अब ये देखना है ना कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको सबसे कम वरीयता दिया गया है, ये कम वोट मिला है प्रथम वरीयता में। प्रथम वरीयता में सबसे कम वोट किसको मिला है, तो सी को। यानी 20 लोग, 20 MP ऐसे थे जो सी को चाह रहे थे कि वो उपराष्ट्रपति बन जाए, लेकिन सबसे कम वोट किसको मिला है, सी को मिला है, और 20 लोग ही प्रथम वरीयता में चाह रहे थे। तो अब एक काम करते हैं ना, इस 20 लोगों का हम क्या करेंगे, हम लोग द्वितीय वरीयता देखेंगे कि ये दूसरा में 20 लोग कितने, 20 लोग में 20 लोग जो थे उसकी द्वितीय वरीयता देखेंगे कि कितने लोग चाह रहे थे कि ए या बी देश का उपराष्ट्रपति बने। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये प्रथम वरीयता, 20 लोगों की प्रथम वरीयता क्या थी, सी राष्ट्रपति बने। तो ये तो सी बना नहीं, तो इसका नाम हटा देंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, इसका 20 का हम द्वितीय वरीयता देखेंगे कि द्वितीय वरीयता में किसको किसको रखा है। अब सी को तो रख नहीं सकता है द्वितीय वरीयता, प्रथम वरीयता में चुन लिया है, तो सी को अब जब रखेगा ये 20 लोगों जब द्वितीय वरीयता रखेगा, ये तो ए को रखेगा या बी को रखेगा। हम जब देखें ना तो क्या पाएँ कि द्वितीय वरीयता में, ठीक है, द्वितीय वरीयता में जो 20 लोग था, इसमें से 12 लोग किसको पसंद कर रहा है, ए को पसंद कर रहा है, और 8 को, ठीक है, किसको पसंद कर रहा है, बी को पसंद कर रहा है। तो यहाँ पर वरीयता का काम खत्म हो गया। अब देखिए के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा गुप्त मतदान। एकल संक्रमणीय मत का मतलब क्या होता है, वोट को ट्रांसफर करना। अर्थात जो व्यक्ति हार गया है चुनाव में ना,
उसका नाम को काटिए और उसका वोट में से देखिए कि उसका द्वितीय प्रेफरेंस क्या है, और द्वितीय प्रेफरेंस जो दिख रहा है ना, उस वोट को वहाँ वहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। बताइए, तो द्वितीय प्रेफरेंस में ए को कितना वोट मिला है? 12 वोट मिला है ना, तो यहाँ 12 वोट दे दीजिए ए को अलग से और, ठीक है, द्वितीय प्रेफरेंस है। उसी प्रकार बताइए बी को कितना अलग से वोट मिला? 8 वोट मिला, तो यहाँ 8 और जोड़ दीजिए। जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए हम लोग? तो बताइए यहाँ जोड़ेंगे कितना हो गया तुम्हारा? देखिए तो यहाँ हो गया 47। कितना हो गया दोस्तों? 47 हो गया। और यहाँ जोड़िए कितना हो गया आपका? 53 हो गया। तो बताइए बी को कितना वोट मिल गया है? 53। देखिए तो पहला हो गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अर्थात हमको वरीयता के आधार पर वोटिंग करना है कि कितने लोगों को पसंद कर रहे हैं। जब वहाँ देख लेंगे तो जो सबसे कम जिसको वोट दिया गया है ना, उसको हटा देंगे और उसकी अगली वरीयता खोल कर देखेंगे, और अगली वरीयता में देखेंगे कि बाकी ये किसको किसको कितना पसंद किया है। और जब पसंद कर लिया है, देखिए कि भाई ए को 12 लोग पसंद किया है, बी को 8 लोग पसंद किया है द्वितीय वरीयता में। अब इस वोट को क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है। क्या करना है दोस्तों? ट्रांसफ़र करना है। कहाँ ट्रांसफ़र करना है? जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे बी को 8 वोट तो बी के पास ट्रांसफ़र कर दिए, ए को 12 वोट तो 12 पास ट्रांसफ़र कर दिए। इसी को बोलते हैं एकल संक्रमणीय, सिंगल ट्रांसफरेबल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये कैसा होता है दोस्तों? गुप्त मतदान होता है, किसी को बताया नहीं जाता है कि हम किसको वोट कर रहे हैं। अब बताइए बी को कुल कितना वोट मिल गया दोस्तों? 53 वोट मिल गया ना। 50 प्लस 1 से अधिक वोट मिला कि नहीं मिला है? तो इसको 53 वोट मिल गया, अर्थात बताइए देश का उपराष्ट्रपति कौन बन जाएगा? बी बन जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मेरे को उम्मीद लग रहा है। ठीक है, थोड़ा टिपिकल है, ठीक है, इस बात को समझाना, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा था। बहुत सारे टीचर नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको सोच रहा था किसी एक आसान भाषा में समझा सकूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। आई होप आप समझ में आ गया होगा। आप चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। आप जो भी बोलिएगा आगे चल के आपको उसी के हिसाब से आपको करंट अफेयर और बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवाए जाएंगे दोस्तों। सभी को एक बार फिर से जय हिंद,